हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। तो हम लोग प्रारंभ किए हुए थे अभी इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो एमसीक्यू हम लोग देख रहे हैं। ये सारे प्रश्न बहुत ही वीवीआई है और बहुत मतलब अधिकतर लगभग 90-99% जो प्रश्न है पूछा गया ही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अभी बीपीएससी 3.0 के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आपने पढ़ा है उसका रिवाइज करिए। बहुत ज़रूरी है कि जो आपने पढ़ा उसका रिवाइज करिए। और दूसरा, विगत वर्षों में जो भी सवाल पूछा गया बीपीएससी के द्वारा, कोशिश करिए उसको बनाने का। कितना आप सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं, है ना। और फिर आप अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए काम करिए, क्योंकि रिजल्ट स्कोर जिसका ज़्यादा रहेगा, है ना, उसी का रिजल्ट आएगा। स्कोर कैसे बढ़ाया जाता है? तो सबसे पहला काम जो आपने काम करा है, जब भी आपने 6 महीने या 1 साल से आपने जो पढ़ाई किया, जिन किताबों का आपने अध्ययन किया, उन्हीं का रिवाइज करना है, कुछ नया ऐड मत करिए, ठीक है। और जितने भी प्रश्न हैं अभी, ताकि आपके पास जो डाउट होगा, प्रश्न बनाने से एक प्रैक्टिस होता है, रिवाइज ही सब कुछ करेगा। जितना ज़्यादा रिवाइज होगा, है ना, कहा भी जाता है कि जिसका ज़्यादा रिवीजन उसी को मिलता है डिवीज़न। तो रिवीजन अगर बेस्ट है तो डिवीज़न मिलना ही मिलना है और निश्चित तौर पे रिजल्ट होगा। और सबसे ज़्यादा अभी के समय में एमसीक्यू बनाया करिए। जितने भी विगत वर्षों में जो पूछे गए जो सवाल हैं बीपीएससी के द्वारा, उसको बनाया करिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। 11 नंबर सवाल है, 1 से 10 हम लोगों ने करा है। भारतीय परिषद अधिनियम, है ना, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? पूछता है सर्वग्राह्य, है ना, नाम क्या हो जाता है? तो देखिए इसका नाम हो जाएगा आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार हो जाएगा, है ना। मार्ले मिंटो सुधार हो जाता है। यहाँ पे 2 नाम है, एक है मार्ले और दूसरा नाम है मिंटो। मार्ले जो है मार्ले यहाँ पे भारत के, है ना, भारत के सचिव बन के आते हैं, भारत सचिव है। और जो आप मिंटो देख रहे हैं, ये मिंटो भारत के वायसराय हैं, है ना, ये भारत के वायसराय हैं। 1909 में जो कानून बनाई जाती है, इन्हीं के नाम पे होता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम पे ये नाम रखा जाता है। इसी मार्ले मिंटो अधिनियम जो बना है 1909 का, है ना, 1909 का जो अधिनियम बना है, इसी में सबसे इम्पोर्टेंट जो है, इसी में आपको पृथक निर्वाचन, है ना, पृथक निर्वाचन की पद्धति, है ना, प्रथम निर्वाचन पद्धति जो है, पृथक निर्वाचन पद्धति जो है, इसी में समाहित कर दिया गया। और ये बाद में आप देखते हैं, जैसे मुसलमानों के लिए एक अलग से प्रतिनिधि बनाई गई। जैसे में जो मुसलमान हैं उन्हीं को वोट देने का अधिकार होगा, तो ये पृथक निर्वाचन में आ जाता है, उनके हक और अधिकार की बात होगी। आगे चल कर के यही 1909 का अधिनियम जो है इतना ज़्यादा सशक्त हो जाता है कि शुरुआत में तो पता ही नहीं चलता। शुरुआत में इस उद्देश्य के बारे में कुछ नहीं पता चलता। धीरे धीरे मुस्लिम लीग में अन्य सदस्यों का जब प्रवेश आने लगता है, जो बहुत ही प्रगतिशील विचारधारा के जो लोग हैं, उन्हीं के बदौलत आते आते, और यहीं से प्रारंभ होता है पृथक निर्वाचन। ही कह सकते हैं कि वो जड़ें हैं जिसकी बदौलत भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, ठीक है। और यही पृथक निर्वाचन पद्धति का सबसे ज़्यादा विरोध मदन मोहन, है ना, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया, है ना, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। और मदन मोहन मालवीय का एक नारा भी था, सत्यमेव जयते, है ना, सत्यमेव जयते। ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे, यही सवाल है, बहुत बार पूछा गया है। यह जो सवाल है बहुत बार पूछा गया है। कहता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुआ है?
कहता है कि भारत में किसके द्वारा हुआ है, यह प्रश्न पूछा गया है, बहुत भी आई है ना। कहता है कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की जो शुरुआत है, यहाँ पे अंग्रेज़ों को अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थी धीरे धीरे मुसलमानों के प्रति बदल जाती है। क्योंकि प्रारंभ में अगर आप देखेंगे, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जब व्यापार के माध्यम से जब आती है, तो धीरे धीरे भारत की जब सत्ता अपने हाथों में लेती है, तो उस सत्ता पहले मुग़लों के पास थी, और मुग़ल जो थे एक मुस्लिम बिरादरी से बिलोंग करते थे। इसीलिए उनके प्रति इनका जो विचार था, इनकी जो नीतियाँ थी, वो दमनात्मक थी, सहयोगात्मक नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे आप देखते होंगे, जब भारत में 1885 में जब कांग्रेस का गठन होता है, और कांग्रेस में शामिल होने वाले जो उदारवादी और उग्रवादी किस्म के जो लोग होते हैं, भारतीय चेतना को, राष्ट्रीय चेतना को, राष्ट्रीयता को इस कदर वो बढ़ाने लगते हैं कि इससे सबसे ज़्यादा अंग्रेजी हुकूमत डर जाती है, और डरने के बाद वो सपोर्ट करना चाहती है, अब अपने नीतियों में परिवर्तन करना चाहती है, और अब चाहती है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार पाटा जाए। और उसी समय मिंटो द्वितीय के समय में मुस्लिम लीग का गठन होता है, और उन्हीं लोगों के द्वारा पृथक निर्वाचन की मांग किया जाता है, जो अंग्रेज इसको स्वीकार कर लेता है, और वो मार्ले मिंटो सुधार के तहत 1909 का मार्ले मिंटो सुधार के तहत इसको लागू कर देता है, जिसका परिणाम आगे चल के भारत और पाकिस्तान का बंटवारा के रूप में हम लोग देखते हैं। और यही है आपका, यही प्रश्न कह रहा है, इसका आंसर बी हो जाता है, ब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे। 13 नंबर सवाल है, कहता है यहाँ पे कि भारत में गरमदलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है ना। उग्रवाद का जनक किसे कहा जाता है, गरम दल का पिता किसको कहा जाता है। तो उग्रवाद के जो जनक हैं वो हो जाते हैं बाल गंगाधर तिलक, है ना। यहाँ पे देखिए आंसर द हो जाता है, बाल गंगाधर तिलक है। इन्हीं को उग्रवाद का या गरम दल का जनक कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा एक्सप्लोसिव स्पीच दिया करते थे, सबसे ज़्यादा दुनिया में। अगर कहा जाए कि उस वक्त में जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो ये नेता थे, जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, यह बहुत ही ज़्यादा कहें तो इनके स्पीच से लोग प्रभावित हो जाता था, है ना। और ये जो गरमदलीय आंदोलन के पिता हैं, ये बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। देखिए, कांग्रेस को लेकर के कभी भी इनका विचार अच्छा नहीं रहा। थोड़ा बहुत किसी चीज़ पे वो सहमत हुए, लेकिन अधिकतर उन्होंने हमेशा विरोध ही किया। कांग्रेस के बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है चापलूसों का संगठन है। उन्होंने कहा, तिलक ने कहा कि कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस जो है चापलूसों का, है ना, चापलूसों का संगठन है। यह तिलक ने कहा था, पूछा जाता है, चापलूसों का संगठन है। एक और इनका कथन था जो बहुत ही प्रसिद्ध है। कांग्रेस के बारे में उन्होंने ये कहा था कि तिलक ने ये बात कही थी कि साल में एक बार मेढक की तरह टरटराने से कुछ भी होने वाला नहीं है, है ना। साल में एक बार, ठीक है, साल में एक बार मेढक की तरह टरटराने से कुछ भी होने वाला नहीं है। ये कथन है आपके बाल गंगाधर तिलक का हो जाता है ना। चलिए आगे हम लोग इसी में देखेंगे, ये तिलक साहब का हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और भी जानिए तिलक साहब के बारे में। देखिए, ये सर्वाधिक बार कोई भी राष्ट्रीय नेता इतना जेल नहीं गया होगा जितना बार जेल जाते हैं, सर्वाधिक बार, है ना, सर्वाधिक बार जेल जाते हैं बाल गंगाधर तिलक, सर्वाधिक बार जाते हैं। सबसे ज़्यादा जेल जाने वाले बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। और एक और सवाल है जो उत्तर प्रदेश के पीसीएस में पूछा था कि बाल गंगाधर तिलक कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो देखिए, इनको कभी भी अवसर नहीं मिला और ये कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बने, है ना। कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष जो है नहीं बन पाए बाल गंगाधर तिलक, ठीक है।
कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बन पाए। और एक चीज़ और भी था कि देखते होंगे आप कि वैलेंटाइन जो सिरोल है, उन्होंने इन विचारों को देखते हुए, बाल गंगाधर तिलक की उग्रता को देखते हुए भारत की अशांति का जनक इनको कह दिया। भारत की अशांति का जनक इनको कह दिया। तब ये मानहानि का मुकदमा करने के लिए लंदन चले गए। हालांकि वहाँ पे जाने के बाद वो हार जाते हैं, केस हार जाते हैं। बाद में हम लोग देखेंगे एक समय आता है 1908 का, है ना, 1908 का वो समय आता है यहाँ पे, जहाँ पे तिलक को 6 वर्ष का, है ना, 6 वर्ष का इनको मिलता है कारावास। 6 वर्ष का कारावास मिलता है। और यहाँ पे देखते हैं इनको मांडले जेल भेज दिया जाता है ना। मांडले जेल जो है इनको यहीं पे भेज दिया जाता है। इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो जाती है। 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी दिन असहयोग आंदोलन जो है प्रारंभ होता है। इसी दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है यह सवाल, ये जो है पूछा जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ और भी देख लिया जाए इसमें, है ना। तो ये प्रश्न का जो आंसर है, इस प्रश्न का जो आंसर आप देख रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक हो जाते हैं। चलिए कहते हैं यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में थोड़ा बहुत जानिए, क्या है गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, है ना। तो देखिएगा 1905 में इन्होंने बनारस का अधिवेशन किया, है ना। 1905 में बनारस का अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने ही किया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के द्वारा राजनीतिक गुरु स्वीकार किया गया। यानी कि महात्मा गांधी के जो गुरु हैं कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाते हैं। और सहयोग देखिए यहाँ पे, ये गरम दल के नेता है बाल गंगाधर तिलक, और नरम दल के नेता है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को बाल गंगाधर तिलक ने अपना गुरु बनाया। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले को 1905 में बनारस कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का अवसर यहाँ पे इनको प्राप्त होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इन्होंने अनहैप्पी इंडिया, है ना, अनहैप्पी इंडिया जो है पूछा जाता है, इन्होंने ही लिखा था अनहैप्पी इंडिया। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 1905 में ही इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, है ना। 1905 में ही इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया। इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया यहीं पे, है ना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। हालांकि आप देखते हैं गोखले का जो जन्म है ना, गोखले का जन्म कहाँ होता है, तो महाराष्ट्र में होता है। गोखले का जन्म कहाँ है, महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत हम लोग मोतीलाल नेहरू के बारे में जानते हैं। तो देखिए मोतीलाल नेहरू की अगर बात करें तो इनका जन्म जो है आगरा में होता है। उत्तर प्रदेश के आगरा में इनका जन्म होता है ना, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है। और ये देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष इनको 2 बार बनाई जाती है। एक है 1919 का अमृतसर, है ना, अमृतसर का अधिवेशन है। और दूसरा हो जाता है 1928 में कलकत्ता का अधिवेशन, है ना, कलकत्ता का अधिवेशन हो जाता है। मोतीलाल नेहरू को 2 बार अवसर मिलता है कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का, है ना। ये आगरा में जन्म इनका होता है उत्तर प्रदेश के। और 1919 के अमृतसर का अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। 1928 में कलकत्ता का अधिवेशन किया था। 1928 में नेहरू रिपोर्ट के नाम से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और देखिए इनको एक पुत्र, है ना, एक पुत्र जवाहरलाल नेहरू और 2 पुत्रियाँ होती हैं, है ना, 2 पुत्रियाँ हैं, 2 पुत्रियाँ और एक पुत्र है जवाहरलाल नेहरू। और ये विजय लक्ष्मी पंडित भी इन्हीं की बेटी हैं। विजय लक्ष्मी पंडित इन्हीं की बेटी हैं। और कृष्णा जो है, हट्टी जो है, इन्हीं की पुत्री हैं। तो चलिए थोड़ा सा और भी देखेंगे। मोतीलाल नेहरू के अगर बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे देखिएगा इन्होंने 1923 में इन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद एक नई पार्टी का गठन करते हैं जिसका नाम है स्वराज पार्टी, है ना। स्वराज पार्टी का गठन ये लोग करते हैं। और इनके साथ देने वाले CR दास है ना, इनका साथ दे रहे हैं यहाँ पे CR दास,
ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछा गया है। स्वराज पार्टी का स्थापना, स्वराज पार्टी का गठन कौन लोग करते हैं? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। इनकी मृत्यु हो जाती है 1931 में। 1931 में इनकी मृत्यु हो जाता है इलाहाबाद में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलाहाबाद में हो जाता है। थोड़ा सा हम लोग जानेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, है ना। और ये सब सवाल पूछा ही जाता है बहुत, इसीलिए पर्सनालिटी तो आपको पढ़ के ही रहना चाहिए। कम से कम 10-15 पर्सनालिटी पढ़िए। बार बार मॉडर्न इंडिया में यहीं से सवाल पूछे जाते हैं, बार बार। ये देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है ना। इनको लौह पुरुष कहा जाता है, ठीक है, लौह पुरुष कहा जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल है ना, पूछा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष किसको कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है ना। तो पटेल साहब को भारत का, है ना, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, ठीक है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। और नेहरू के प्रथम कैबिनेट में ये गृह मंत्री बनते हैं, है ना, गृह मंत्री बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 14 नंबर हो जाएगा, है ना। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी, है ना, और दार्शनिक बन गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है आपसे एग्जाम में, बहुत बार जो है सवाल पूछा गया है ना, बहुत बार सवाल पूछा गया है। इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए, है ना। तो ये हो जाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरविंद घोष हो जाते हैं, अरविंद घोष, है ना, अरविंद घोष हो जाते हैं। और अरविंद घोष की अगर बात करें तो आप देखिएगा, लाल बाल पाल, ये त्रिमूर्ति जो है, एक और नाम आता है चौथा जो अरविंद घोष हैं। ये सारे के सारे जो लोग हैं गरम दल वाले हैं, है ना, गरम दल वाले हैं। यही वजह होता है कि जब देखिएगा ब्रिटेन से जब ये लौट के आते हैं तो ब्रिटेन में हो सकता है, मतलब ये कहा गया है कि इनको बहुत डांटा फटकारा गया। जब यहाँ पे आते हैं लौट करके तो भारतीय राजनीति से संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए इनको क्रांतिकारी सन्यासी भी कहा जाता है ना। इनको क्रांतिकारी सन्यासी भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सन्यासी भी कहा जाता है। और ये सन्यासी बन करके पुडुचेरी भी चले जाते हैं, जहाँ पे अरबिंदो आश्रम की स्थापना करते हैं, है ना, जहाँ पे अरबिंदो आश्रम की स्थापना करते हैं। और यह अरबिंदो आश्रम जो है ना, पुडुचेरी में स्थापित करते हैं, यहाँ पे पुडुचेरी में यहाँ पे स्थापित करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको मिलेगा कि इनकी कुछ यहाँ पे पुस्तकें हैं जो पूछा जाता है। अरविंद घोष ने कुछ पुस्तकें लिखी थी जिसका नाम है लाइफ डिवाइन, है ना, इनका नाम है लाइफ डिवाइन, बहुत बार सवाल पूछा गया है। इनकी पुस्तकें हैं जिसका नाम है लाइफ डिवाइन। एक और किताब है जिसका नाम है गीता का विस्तार, एक और भी है जिसका नाम है ना, जिसका नाम है गीता का विस्तार। अरविंद घोष को यहाँ पे देखिए, अरविंद घोष को, है ना, अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, पूछा जा सकता है। अलीपुर षड्यंत्र जो केस था इसके तहत इनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन प्रमाण नहीं मिलने की वजह से इनको छोड़ दिया गया, है ना। अलीपुर षड्यंत्र के तहत इनको गिरफ्तार किया गया था। और एक चीज़ और भी बताया जाए आपको, अरविंद घोष बहुत ही दिमागी रूप से तेज तर्रार आदमी थे। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की, लेकिन जातीय मतभेद की वजह से वो पद इनको गवर्नमेंट यानी कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा नहीं मिलता है। 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने सिविल सर्विस की एग्ज़ाम दिया था और पास भी हो गए, है ना। बाद में उन्होंने अध्यापक का पेशा चुन लिया, बाद में उन्हें अध्यापक का जो पेशा है उन्होंने चुन लिया। और एक वंदे मातरम, ठीक है, अरविंद घोष ने वंदे मातरम, ठीक है, पत्रिका का संपादक भी ये करते थे। वंदे मातरम जो पत्रिका है उसका संपादक भी करते थे, ठीक है। और स्वतंत्रता को ये जीवन का अपना लक्ष्य समझते थे, स्वतंत्रता को, है ना। और जितने भी गरम दल के लोग हैं सभी लोग के जीवन में एक ही लक्ष्य है, स्वतंत्रता को हासिल करना, स्वशासन को प्राप्त करना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है।
चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा हो जाएगा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15 नंबर, है ना। 15 नंबर सवाल कहता है कि वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी। कब? तो 1909 में कहता है ना। ये हो जाएगा पैट्रियाट। आंसर क्या है? द हो जाता है, पैट्रियाट हो जाएगा। ठीक है, पैट्रियाट हो जाएगा। देखिए 1907 में, 1907 की अगर बात किया जाए तो भारतीय तिरंगा ध्वज का नींव डाला गया था भिक्काजी रुस्तम कामा के द्वारा। मैडम भिक्काजी रुस्तम कामा के द्वारा 1907 में भारतीय तिरंगा, है ना, भारतीय तिरंगा ध्वज की नींव डाला गया था, है ना। ध्वज की नींव डाला गया था कब? तो 1907 में। और पहली बार इस झंडे को फहराया गया जर्मनी के स्टुटगार्ड में, है ना। पहली बार जो फहराया गया था, यह झंडा जो फहराया गया वो जर्मनी के, है ना, जर्मनी के स्टुटगार्ड में, है ना, यह फहराया गया। जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यही वजह है कि मैडम भिक्काजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी, भारतीय क्रांति की माता भी कहा जाता है ना। भारतीय क्रांति की, ठीक है, भारतीय क्रांति की माता कहिए या जननी कहिए, ये कहा जाता है। ठीक है। होम रूल आंदोलन की ये सदस्य बाद में बन जाती हैं। आप देखिए श्यामजी कृष्ण वर्मा और दादा भाई नौरोजी से भी इनका मुलाकात होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं 16 नंबर सवाल है। 16 कहता है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? मैडम भिक्काजी रुस्तम कामा को कहा जाता है, जो हम लोगों ने अभी चर्चा करा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, 17 नंबर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना, यहाँ पे कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना 1916 ईस्वी हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? कौन सी बात शामिल नहीं थी? 17 नंबर सवाल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये जो है उपरोक्त में से सभी, ये आंसर हो जाता है। जब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो दिमाग में किसी की भी ये बात नहीं चला कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत हो। बस वो तो सुरक्षा चाहते थे, उनको डर था। कांग्रेस में शामिल होने वाले जो हिंदुत्व की बात करने वाले जो लोग थे, जिस सांप्रदायिकता की बात उनके दिमाग में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू की बात हो रही है, हिंदू की हक और अधिकार की बात हो रही है, हमारे हक और अधिकार की बात तो कोई करता ही नहीं है। वो डर गए थे। उनको लगा कि हमारे समाज में और हमारे मतलब इस भूभाग में, इस राजनीति में हमारा भी हक और अधिकार होना चाहिए। तब तो जा कर के वो मिंटो द्वितीय से शिमला में मिलते हैं, एक सम्राट राजा रहते हैं आगा खां, तब जा कर के वहाँ पे अवसर मिल जाता है अंग्रेज़ों को, अवसर मिलता है अंग्रेज़ों को। तब वहाँ पे जा कर के सपोर्ट कर देते हैं कि ठीक है, आपको 1906 यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना में हम मदद करेंगे, और मदद भी हो जाता है ना। यानी कि द्विराष्ट्र का सिद्धांत तो बहुत बाद की बात है, वो बहुत बाद की बात होता है। शुरुआत में इसका उद्देश्य ये नहीं रहता है। भारत का सांप्रदायिकता का विभाजन, भारत का सांप्रदायिक जो विभाजन है, जब द्विराष्ट्र का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता है तो ये कॉन्सेप्ट आ ही नहीं सकता। क्योंकि भले सांप्रदायिकता के आधार पर मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, लेकिन बाद में मिस्टर जीना हो जाते हैं, अली बंधु हो जाते हैं, ये सारे लोग जब शामिल होते हैं मुस्लिम लीग में, जो बहुत ही ज़्यादा प्रगतिशील विचार वाले हैं, उन लोगों ने सबसे ज़्यादा विरोध इस सांप्रदायिकता का ही तो किया। शुरुआत में तो इसका उद्देश्य ही नहीं है। बात जब पाकिस्तान की हो रही है, पाकिस्तान की मांग, इस समय तो पाकिस्तान की बात आता ही नहीं है। वो तो बाद अगर देखा जाए तो 35 के बाद ही ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो उपरोक्त में से सभी जो सिद्धांत है 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना में ये सब शामिल नहीं था। ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है यहाँ पे, है ना, 18 नंबर अगर सवाल देखा जाए तो यहाँ पे कहता है कि 1916 सॉरी
1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे, है ना, कौन थे? तो यहाँ पे देखिए, यह सवाल पूछता है 18 नंबर और इसका आंसर हो जाएगा, मद्रास की बात है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर स हो जाता है, एनी बेसेंट, है ना, एनी बेसेंट हो जाते हैं। कहता है कि 1916 में मद्रास में, कहाँ पे? तो मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? आंसर क्या हो जाएगा? श, एनी बेसेंट हो जाता है, एनी बेसेंट। देखिए, होम रूल लीग की स्थापना की अगर बात करें तो सबसे पहला इस लीग की स्थापना तिलक करते हैं, हालांकि दोनों का विचार मिलता जुलता है लेकिन तिलक के बाद में ये जो होम रूल मूवमेंट जो दिख रहा है, इसकी स्थापना, होम रूल लीग की जो स्थापना बाद में किया जाता है एनी बेसेंट के द्वारा। और जहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो आप देखिएगा, ये कर्नाटक का क्षेत्र है, कर्नाटक हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाता है ना, और मध्य प्रांत हो जाएगा, और बरार, जहाँ पर तिलक ने इस क्षेत्र में अपनी मूवमेंट को शुरुआत किया, इसे छोड़ करके शेष भारत में है ना, एनी बेसेंट का मूवमेंट काम कर रहा था। ये जो क्षेत्र है यह तिलक साहब का है, यह तिलक का है, जहाँ पे होम रूल लीग की गठन में यह क्षेत्र को विभाजित किया गया था कि यहाँ पे तिलक काम कर रहे थे, और ये क्षेत्र को छोड़ करके शेष जो भारत है वहाँ पे एनी बेसेंट का होम रूल मूवमेंट चल रहा था, है ना, एनी बेसेंट का होम रूल मूवमेंट चल रहा था। इन्होंने इसकी स्थापना, होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में किया था। इसकी स्थापना सितंबर 1916 में किया था इन्होंने। अगर हम लोग इसके उद्देश्य की बात करें, है ना, अगर हम लोग इसके उद्देश्य की बात करें, होम रूल मूवमेंट के अगर उद्देश्यों की बात करें तो उद्देश्य हो जाता है स्वराज की प्राप्ति। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य है स्वराज की प्राप्ति। स्वराज का मतलब क्या होता है? स्वशासन। और इसी स्वराज की और स्वशासन की जो व्याख्या है एनी बेसेंट के, है ना, पत्रिका में आपको मिलेगा, जिसका नाम है कॉमनवेल्थ। पूछा जाता है कॉमनवेल्थ किसका है ना। एक और भी है जिसका नाम है न्यू इंडिया, है ना, न्यू इंडिया किसने लिखा? यह बहुत बार सवाल पूछा गया है। इन्होंने इसमें व्याख्या दिया है, एनी बेसेंट ने। पूछा गया बहुत बार, कॉमनवेल्थ किसका है, किसने इस पत्रिका को लिखा, है ना, संपादक कौन था? तो एनी बेसेंट हो जाएगा। न्यू इंडिया किसने लिखा? तो न्यू इंडिया किसका हो जाएगा? एनी बेसेंट का हो जाता है। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है एनी बेसेंट से संबंधित। एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला होती हैं, जिनको 1917 में, है ना, कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाता है। कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाता है और ये भारत की नहीं, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होती हैं, है ना, पहली महिला अध्यक्ष होती है। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है सरोजनी नायडू हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे 19 नंबर सवाल हमारा हो जाएगा, है ना। 19 कहता है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी है? साप्ताहिक पत्रिका कौन सी हो जाएगी, है ना? तो क्या हो जाएगा 19 का? देखिए ये हो जाता है केसरी। केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया ये पत्रिका है और यह साप्ताहिक पत्रिका हो जाता है। अगर हम लोग केसरी की बात करें तो यह केसरी जो है मराठी भाषा में लिखा गया था। बहुत बार यह सवाल पूछा गया है ना। तिलक के द्वारा केसरी पत्रिका लिखा गया, भाषा पूछता है कि किस भाषा में लिखा गया, तो मराठी भाषा में लिखा गया, है ना। और एक मराठा भी पत्रिका है उनका, एक है मराठा। मराठा जो है अंग्रेजी में लिखा जाता है, अंग्रेजी में, यह बहुत बार पूछा है, अंग्रेजी भाषा में लिखा जाता है। 1893 में अगर देखा जाए तो तिलक साहब ने राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीयता की भावना को बहुत तेज़ी से बढ़ाने के लिए उन्होंने 1893 में उन्होंने
गणपति उत्सव मनाई थी, है ना, गणपति उत्सव मनाई थी ताकि हिंदुओं को इकट्ठा किया जा सके। धर्म एक माध्यम था, धर्म की वजह से लोग जल्दी सुनते हैं, है ना। अगर राजनीति में धर्म घर कर जाए तो समझिए कि मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। जहाँ दुनिया के किसी भी कोना में और किसी भी देश में अगर राजनीति में धर्म अगर काम करने लगे तो फिर वहाँ के लोगों का कभी कल्याण नहीं हो सकता, है ना। 1893 में गणपति उत्सव होता है और 1895 में यहाँ पे शिवाजी उत्सव मनाई जाती है ना। शिवाजी उत्सव मनाई जाती है यहाँ पे, शिवाजी उत्सव। यहाँ तक कि तिलक नवयुवकों को जोड़ने के लिए अखाड़ा क्लब की स्थापना ये करते हैं, है ना। अखाड़ा क्लब की स्थापना करते हैं, अखाड़ा क्लब की, है ना। और लाठी क्लब की भी स्थापना करते हैं, लाठी क्लब की। जिस तरफ से एक समय में लालू प्रसाद यादव ने एक मूवमेंट चलाई थी, लाठी, ऐसा ही था, लाठी चलाओ या लाठी में तेल लगाओ, ऐसा ही कुछ था मूवमेंट, है ना। बहुत बेजोड़ मूवमेंट था, सामाजिक अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा जनाधार उनसे बना हुआ था। एक बहुत इम्पोर्टेंट है ना, बाल गंगाधर तिलक को लेकर के जो पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तक जो है ना, पुस्तक है, पूछा जाता है। सबसे पहला अगर देखा जाए तो एक पुस्तक का नाम है गीता रहस्य, है ना। गीता रहस्य जो पूछा जाता है, ठीक है, गीता रहस्य है, पूछा जाता है। और दूसरा जो पुस्तक है वो नाम रहता है द आर्कटिक, है ना, द आर्कटिक होम ऑफ बेदाज नाम रहता है इसका, है ना, बेदाज। और इसी में उन्होंने कहा कि आर्य का जो मूल घर जो है ना, मूल जो है उनका गृह भूमि जो है आर्कटिक प्रदेश हो जाता है। ये बात तिलक साहब ने बताई थी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला देखेंगे तो आपको पता होगा कि 1908 में जो बार बार प्रश्न पूछता है कि 1908 में 6 वर्ष की कारावास इनको मिलती है और इनको मांडले जेल भेज दिया जाता है। मांडले जेल बार बार पूछता है ना, मांडले जेल भेज दिया जाता है। और वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा इनको ये कहा जाता है, इनको कहा जाता है कि ये भारत अशांति के जनक हैं, भारत अशांति के जनक हैं, ठीक है। और इसी मुकदमा के लिए वो लंदन जाते हैं। वहाँ से आने के बाद अब देखिए बहुत समय के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त, है ना, 1 अगस्त 1920 को इनका मृत्यु हो जाता है। और इसी दिन असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है। इसी दिन असहयोग आंदोलन जो है वो प्रारंभ होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इनका एक कथन है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना, मैं इसे लेकर रहूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, 20 नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, शेरे पंजाब, है ना, शेरे पंजाब देखेंगे, पंजाब केसरी। शेरे पंजाब किसको कहते हैं? पंजाब केसरी, है ना, किनका उपनाम हो जाता है? तो क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय का ये नाम रहता है ना, लाला लाजपत राय का ये नाम रहता है। और यहाँ पे ये लोग त्रिमूर्ति के रूप में देखे जाते हैं, है ना, लाल बाल पाल, ठीक है, लाल बाल और पाल ये त्रिमूर्ति के रूप में देखे जाते हैं। लाला लाजपत राय को पंजाब, है ना, शेरे पंजाब कहा जाता है और पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है लाला लाजपत राय को। और इनकी जो पुस्तक है, जो एक पत्रिका है, पत्रिका कभी कभी पूछता है, पत्रिका का नाम है पंजाबी द पीपुल, है ना, पत्रिका का नाम है पंजाबी द पीपुल नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पत्रिका का नाम क्या है? पंजाबी द पीपुल। एक और पत्रिका जिसका नाम है यंग इंडिया, है ना, यंग इंडिया नाम रहता है। और लाला लाजपत राय का एक पुस्तक है जो बार बार पूछा जाता है, इनका एक पुस्तक है, बुक है, जिसका नाम है अनहैप्पी इंडिया, है ना, अनहैप्पी इंडिया इनके पुस्तक का नाम रहता है ना। और एक चीज़ और भी देखते हैं हम लोग, लाला लाजपत राय पंजाब में आर्य समाज के प्रचार के लिए बहुत साथ दिया दयानंद सरस्वती का, इसीलिए लाला लाजपत राय को आर्य समाजी भी कहा जाता है ना, आर्य समाजी भी कहा जाता है इनको, ठीक है। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में
इनके सर पे लाठी लग गया सॉन्डर्स के द्वारा, जिसके वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। उसी समय उन्होंने अंग्रेज़ों के लिए कहा था, लाला लाजपत राय ने ये बात कही थी कि मेरे शरीर पर पड़े हुए लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी सरकार के ताबूत में एक एक कील साबित होगा। ये उन्होंने कहा था। कथन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है ना, कथन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने, लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किया। इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की, है ना, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किया। लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की। और यहाँ पे एक और बैंक है जिसका नाम है लक्ष्मी, है ना, लक्ष्मी बीमा कंपनी के संस्थापक थे ये लाला लाजपत राय, ठीक है। और ये त्रिमूर्तियों में इनका भी ज़बरदस्त स्थान था। ये गरम दल के सारे लोग थे, है ना, ये गरम दल के सारे लोग थे, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर 10 प्रश्न के साथ मिलेंगे, है ना। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए और जितना हो सके रिवीजन करिए और सेट बनाया करिए। जो भी पूछा हुआ सवाल है, जिस तरीके से बीपीएससी में, उत्तर प्रदेश के पीसीएस में, मध्य प्रदेश के पीसीएस में जितने भी सवाल हैं, वही सवाल हम आपसे करवा रहे हैं और यहीं से बार बार सवाल पूछता है, टकराता भी है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ज़रूर कमेंट्स करें, कमेंट्स आप लोग नहीं कर पाते हैं। शेयर भी कम से कम करिए कि एनर्जी एकदम बना रहे, है ना। सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए और कमेंट्स करिएगा तो और मज़ा आएगा, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।